Hello students, welcome to our today lecture. In previous lecture हम ये डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 का कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है. क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंदर वी हैव डिस्कस दैट देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइसेस. Whenever money supply increases, price also increases. ये सारा हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 4 की जितना भी अपने स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स थे उसके अंदर. Today we are going to discuss one of the most important topic which is called seigniorage. Basically seigniorage क्या है कि when government is facing deficit, like their revenue is less than their expenditure. So in this way government have two option, either to either to print more money or either take loan from domestic sources or from out of country. So when government is decided to print money within the country, and this will create money supply in the market, and as a result उससे क्या होगा कि आपके कंट्री के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी. अब ये जो मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से प्राइसेस बढ़ी हैं, इसे हम कहते हैं सिनोरेज है, या इसे हम कहते हैं ये इन्फ्लेशन टैक्स है. बेसिकली जब गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है थ्रू प्रिंटिंग ऑफ मनी, तो इसे हम कहते हैं सिनोरेज, और इसी को इन्फ्लेशन टैक्स भी कहा जाता है. इन्फ्लेशन टैक्स इसलिए कहा जाता है कि जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाती हैं. और आप देखें कि अगर एक बंदे के पास लेट्स प्लीज 5,000 रुपीज़ हैं और इन्फ्लेशन इंक्रीज़ कर जाता है, तो अब वो 5,000 से सेम वही नंबर ऑफ़ यूनिट जो पहले परचेज कर सकता था, ही विल नॉट एबल टू बाई दैट नंबर ऑफ गुड विद सिमिलर और द सेम अमाउंट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन. सो इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से रियल टर्म के अंदर वो जो उसके 5,000 थे वो 5,000 से डिक्रीज़ होके 3,000 हो गए, बिकॉज जो उसकी परचेजिंग पावर थी वो परचेजिंग पावर कम हो गई है. तो एक किस्म का उसके ऊपर वो टैक्स लग गया है कि उसके पैसे थे तो उसके पास ही, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से उसकी जो एक्चुअल अमाउंट है उसमें कमी आ गई. तो बेसिकली सिनोरेज क्या है कि जब गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफ मनी करती है तो अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उसे सिनोरेज कहते हैं, और इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है उससे आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, और इसे हम कहते हैं कि ये आपके ऊपर एक किस्म का इन्फ्लेशन टैक्स लगाया गया है. इसके बाद नेक्स्ट है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट. वन इज़ कॉल्ड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड रियल इंटरेस्ट रेट. Basically, when we are discussing about nominal interest rate, we are saying that it is not adjusted with inflation. इसका क्या मतलब है कि नॉट एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन. नॉट एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि उसमें से जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो आपने माइनस नहीं किया हुआ, बल्कि उसके अंदर अभी तक ऐड अप है. तो यहाँ पर ये जो आई है, आई इज शोइंग बेसिकली नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, आर इज शोइंग real interest rate plus pi is showing inflation. We use the sign of pi for inflation in economics. So nominal interest rate क्या है, which is not adjusted with inflation, जिसके अंदर inflation का जो फैक्ट है वो इसके अंदर ऐड हुआ होता है. अब if we want to find out what is real interest rate, simply हम क्या करेंगे, we have to adjust or we have to subtract this inflation from नॉमिनल इंटरेस्ट है, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट. तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे. ये पाई यहाँ प्लस है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो ये रियल इंटरेस्ट रेट क्या है कि विच इज़ एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, यानी कि आपने नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन को माइनस किया है तो वो आपके पास रियल इंटरेस्ट रेट बन जाएगा. तो बेसिकली दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के अंदर इन्फ्लेशन का जो फैक्ट है वो ऐड अप हुआ होता है, जबकि जब हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से वो इन्फ्लेशन वाला जो फैक्टर है वो माइनस कर देते हैं तो हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट आ जाता है. इसके बाद नेक्स्ट है फिशर इक्वेशन. ये जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के अंदर बेसिकली फिशर ने एक इक्वेशन इंट्रोड्यूस करा जिसमें उसने कहा कि जितना आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा सेम उसी रेट से आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, और इस इक्वेशन को कहते हैं फिशर इक्वेशन. चैप्टर नंबर 3 के अंदर वी हैव डिस्कस दैट व्हाट डिटरमिन्स इंटरेस्ट रेट. बेसिकली जहाँ पर आपके पास सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर इक्वल, एट दैट पॉइंट वी विल डिस्कस वी डिसाइडेड दैट what is going to the current interest rate in the market. So हम इकोनॉमिक्स के अंदर वी ऑलवेज डिस्कस दैट सेविंग इज ऑलवेज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, और जहाँ पर ये दोनों इक्वल होते हैं एट दैट पॉइंट वी विल गेट द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट.
Next है कि any increase in inflation, this is pi showing inflation causes an equal increase in I. अब देखें यहाँ पर आपके पास ये रियल इंटरेस्ट रेट है, तो जो भी इधर इन्फ्लेशन की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो उसकी वजह से सिमिलर अमाउंट से आवर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट विल आल्सो इंक्रीजेस. If inflation decreases, then nominal interest rate also decreases because they are positively related. So what is mean by positive related? If this increases, this variable also increases. If this decreases, this will also decreases. So this is Fisher effect. What is Fisher effect? There is a one-to-one relationship between inflation and interest. Nominal interest rate, when inflation increases, nominal interest rate also increases. So that is called Fisher effect. So now let's do a quick question or exercise for your learning purpose. In this question, we have given that V is constant and money supply is growing at 5% per year. Y is showing output. Output is growing 2% per year, and the R is real interest, which is 4%. In this question, it is asked that find out the nominal interest rate, and then ask that if Fed increases the money growth by 2% per year, then what will happen to nominal interest rate? What will be the amount of change occurring nominal interest rate? Then in third part, it is asked that if growth rate falls to 1% per year, what will be effect on inflation? What must the Fed do if it wishes to keep pi as constant? So now discuss all of these parts one by one. So in this part, first of all, we have to calculate nominal interest rate. So let's do it. As the information given to us, in that information it is stated that V is constant. As in quantity theory of money, we have already discussed that velocity is constant. Why velocity is constant? You have to recall it. We take velocity as constant because of payment habit and payment technology. In quantity of theory of money, we have assumed that velocity and output is constant, so that why we are taking here V as constant. M is money supply growing at 5% per year. Output is also growing at 2%, and real interest rate equals to 5. And quantity theory of money, we derive this equation that inflation equals to growth rate of money minus growth rate of output. So we have the data of growth rate of money and we have the data of growth rate of output. So we simply subtract this amount from this by using this formula. Growth rate of money is 5%, growth rate of output is 2%, so 5 minus 2 equals to 3. So that is the inflation rate in the country. As we have the value of inflation, so now we can easily calculate the value of R, nominal interest rate. What is nominal interest rate? R plus pi. We have the value of R, it means we have real interest rate equals to 4 and inflation is 3. So we have to simply add up these two numbers, 4 plus 3 equals to 7. So the first part answer, interest rate, nominal interest rate. So the nominal interest rate will be equals to 7. In B part, it is said that if money growth rate increases by 2%, what will happen to change in interest rate? So we have just studied that according to Fisher equation, there is a one-to-one relationship between interest rate and inflation. So if inflation increases by 2%, then definitely interest rate will also increases by 2%. And if inflation decreases by 2%, then interest rate will also decreases by 2% according to the Fisher equation. So simply, if inflation increases by 2%, then nominal interest rate also increases by 2% because there is a one-to-one relationship and they are directly related. Second, and the last thing is that now suppose that if growth rate of output falls to 1% per year, what will happen to pi? So if the Fed does nothing, then change in inflation is also decreases by 1% because money supply and inflation both are directly related with each other. If money supply increases by 1%, then inflation also increases by 1%. If money supply decreases by 1%, then inflation will also decrease by 1%. So the answer to part C is that if money supply decreases by 1%, then there must be a change in inflation of 1%.
Next is that we have two type of real interest rate. One is called actual inflation rate and the other one is called expected inflation rate. Actual mean we cannot predict the actual value of anything. We can predict that in future this will be the interest rate or this will be the investment. हम कभी actual में बता नहीं सकते कि आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन क्या होगा, महंगाई की परसेंटेज क्या होगी. हम जस्ट एक प्रेडिक्शन कर देते हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर जो आपके पास इन्फ्लेशन लेवल है वो ये होगा. तो ये जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन. लेट से हम कहते हैं कि 2022 के अंदर इन्फ्लेशन रेट 10% होगा. तो व्हेन वी आर सेइंग दैट इन 2022 इन्फ्लेशन रेट वुड बी 10%, then it mean we are saying that we are expecting that inflation rate would be like this, it would be 10%. But when 2022 comes, then the inflation rate will be inflation rate is 12%. So that 12% is actual inflation rate, not known until it after it has occur. तो जब तक वो एक ऑब्जर्वेशन या एक इवेंट अकर नहीं हो जाता उससे पहले आप उसके बारे में एक्चुअल प्रेडिक्शन नहीं दे सकते. सो इसलिए एक्चुअल ये है कि जिसको आप कभी भी जो आने वाले फ्यूचर में होगा उसे हम कहते हैं वो एक्चुअल है. और एक्सपेक्टेड ये है कि हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि ये इतना होगा और जो उस टाइम पे एक्चुअल जाके वैल्यू होगी उसे हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट. सो सिमिलरली एक्स एन टी एंड एक्सपोज, इसके ये दो डिफरेंट नेम्स भी हैं. वी कैन कॉल इट आल्सो एक्स एन टी एंड एक्सपोज इंटरेस्ट रेट. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है कि मनी डिमांड को भी तो हमने ये डिस्कस किया था कि मनी डिमांड जो है दैट इज़ टोटली डिपेंडिंग ऑन योर इनकम. बट money demand is not depending only on income, but money demand is also depending on interest rate. मनी डिमांड इनकम पे कैसे डिपेंड कर रही होती है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो देन वी वांट टू बाय मोर थिंग्स. सो इन दिस वे वी नीड मोर मनी इन ऑर्डर टू स्पेंड मोर. हमारी कंजम्पशन बढ़ रही होती है, उस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए हम मनी की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे होते हैं. इसलिए हम कहते हैं जब भी हमारी इनकम बढ़ती है तो मनी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि हमने कंजम्पशन करनी होती है, तो इसलिए हम मनी की डिमांड कर रहे होते हैं. और एक और स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि जो मनी डिमांड है दैट इज़ आल्सो रिलेटेड विद इंटरेस्ट रेट. बेसिकली आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो आप पैसे आप अपने पास रख लें या आप पैसे बैंक में डिपॉजिट करा लें. आप देख रहे होते हैं कि करंटली इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है. अगर बैंक आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा होता है देन you want that keep that money into the banks, and if the bank is giving you handsome amount of interest rate, so आपको प्रॉफिट और ज़्यादा आ रहा होता है तो आप ये प्रेफर करते हैं कि पैसे बैंक में पड़े रहें ताकि हम उससे और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकें. सो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आपकी मनी डिमांड है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन इनकम एंड इंटरेस्ट रेट. मनी डिमांड इज़ डिपेंडिंग पॉजिटिवली ऑन इनकम एंड मनी डिमांड इज़ डिपेंडिंग नेगेटिवली ऑन इंटरेस्ट रेट. जब बैंक हमें इंटरेस्ट रेट अच्छा दे रहा होगा तो हम ये प्रेफर करेंगे हम पैसे की डिमांड ना करें, पैसे बैंक में पड़े रहें ताकि हमें इससे रिटर्न आता रहे. और दूसरी तरफ जब हमें बैंक का इंटरेस्ट रेट दे रहा होगा तो हम बेसिकली कहेंगे बस ठीक है, पैसे हम निकाल लेते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, उससे हम खुद जाके कहीं इन्वेस्ट कर लेते हैं. सो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मनी डिमांड कम हो जाएगी. हम ये प्रेफर करेंगे कि बैंक में पैसे पड़े रहें. सो देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मनी डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट. अब इसी को हम अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे कि जो आपके पास रियल मनी डिमांड है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम. यहाँ हेयर जो आपके पास एम ओवर पी है दैट इज़ शोइंग रियल मनी डिमांड डिपेंड्स नेगेटिवली ऑन इंटरेस्ट रेट एज वी डिस्कस इन दी प्रीवियस स्लाइड. अब इंटरेस्ट रेट क्या है दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ होल्डिंग मनी. अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है कि आप पैसे अपने पास रखें या आप पैसे बैंक में जमा कराएं. तो जब आप पैसे बैंक में जमा करा रहे हैं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेकिन अगर आप बैंक से पैसे निकलवा लेते हैं और उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो वो जो आपने इंटरेस्ट रेट फॉरगो कर दिया है, बैंक में आपके पैसे पड़े रहते, देन यू विल अर्न इंटरेस्ट रेट ऑन दैट अमाउंट ऑफ मनी. बट you are preferring that you want to keep out of your money from the banks and you want to consume, so आप वो इंटरेस्ट रेट को फॉरगो कर रहे हैं. सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दैट इंटरेस्ट रेट इज़ द अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ मनी. और अभी हमने ये भी डिस्कस किया कि मनी डिमांड इज़ आल्सो फंक्शन ऑफ इनकम, और ये इन दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप है. आपकी स्पेंडिंग बढ़ रही है देन यू नीड मोर अमाउंट ऑफ मनी, तो इसलिए यहाँ पर इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है. और यहाँ पर ये जो एल है वो ये यूज फॉर इट जस्ट फॉर सिंपली शोइंग एज फंक्शन.
नेक्स्ट हमने क्या किया है कि उसी इक्वेशन के अंदर हमने थोड़ी सी अमेंडमेंट की है। जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि दैट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू आर प्लस पाई ई। सो हमने जस्ट इसकी जगह पर वो इक्वेशन पुट ऑन कर दी है जो अभी हमने फिशर इक्वेशन के अंदर डिस्कस किया था। तो ये आर प्लस पाई ई है कि व्हेन पीपल आर डिसाइडिंग वेदर टू होल्ड मनी और बॉन्ड्स दे डू नॉट नो व्हाट इन्फ्लेशन विल टर्न आउट टू बी। हम जब ये प्रेफर कर रहे होते हैं कि भाई पैसे हम बैंक में रखें, बॉन्ड परचेज करें, या इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या कम होगा, तो उस टाइम हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा। बेसिकली यहाँ पर पाई इज शोइंग एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो हम उसके बारे में कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे होते। तो पीपल आर इनडिफरेंट अबाउट वेदर टू डिपॉजिट मनी इन दियर बैंक्स और वेदर टू स्पेंड इट नाउ। सो इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन के साथ क्या होने वाला है। उस फ्यूचर के में इन्फ्लेशन को देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने पैसे अपने पास रखने हैं या हमने पैसे बैंक में डिपॉजिट कराने हैं। अब इस इक्वेशन के अंदर ये जो आपके पास है ये रियल मनी सप्लाई है और ये आपके पास रियल मनी डिमांड, और इक्विलिब्रियम वहाँ पर होगा जहाँ मनी सप्लाई और मनी डिमांड दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये उसी इक्वेशन को हमने फर्दर थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस किया कि एम ओवर पी क्या शो कर रहा है। यहाँ पर आर आपके पास रियल इंटरेस्ट रेट है, पाई आपके पास एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, वाई आपके पास आउटपुट है। और ये कुछ ऑब्जर्वेशन लिखी गई हैं कि लॉन्ग रन के अंदर या शॉर्ट रन के अंदर कौन सी चीज़ किस चीज़ को कैसे अफेक्ट कर रही होती है। इनको हम फिर इंशाल्लाह अपने आने वाले लेक्चर में इन चीज़ों का हम फर्दर डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन को हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये है कि हाउ पी रिस्पॉन्स टू चेंज इन एम, कि प्राइसेस में क्या चेंज आएगा जब आपके पास मनी सप्लाई में चेंज आएगा। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि फॉर एनी गिवन वैल्यूज ऑफ इंटरेस्ट रेट विच इज़ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, आउटपुट एंड एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, given means that they are already decided or they are fixed or constant, they will not change. So it means then when money supply causes change in m causes p to change by the same percentage। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितना मनी सप्लाई में चेंज आएगा उतना ही प्राइसेस में चेंज आएगा। जस्ट लाइक क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइसेस। जितना मनी सप्लाई में चेंज आएगा उतना ही आपका प्राइसेस में चेंज आएगा। हाँ, अगर आप इनमें से एक चीज़ को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरी को प्राइसेस को इंक्रीज़ करते हैं और मनी सप्लाई आपके पास कांस्टेंट है, तो उसकी वजह से जो आपकी रियल परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के इन फ्यूचर इन्फ्लेशन इज़ गोइंग टू इंक्रीज, सो फिशर इफेक्ट की वजह से आपका क्या होगा कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू आर प्लस पाई ई। फिशर इक्वेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि देयर इज़ अ 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। सो व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीजेज इंटरेस्ट रेट आल्सो इंक्रीजेज। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी रियल परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये P इंक्रीजेज टू मेक फॉल टू रीस्टेब्लिश इक्विलिब्रियम। अब इस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। जब आपके पास मनी सप्लाई फिक्स है तो आपके पास नोमिनेटर फिक्स है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो आपका ओवरऑल आंसर है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। और सिंपली हम इसको रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसे डिस्कस करते हैं कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो अगर आपके पास टोटल 1000 रुपीज़ हैं और उस चीज़ की प्राइस हो जाती है 15,000, सो अब आपको सेम वही चीज़ परचेज करने के लिए 1500 चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो परचेजिंग पावर ऑफ द मनी है वो कम हो गई है। वाई इट डिक्रीज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस लेवल और इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। अच्छा, इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कास्ट पुश इन्फ्लेशन। बेसिकली हाइपर इन्फ्लेशन क्या है कि जब आपके कंट्री के अंदर जो प्राइस लेवल है वो मोर देन 100%, 50% और 200% प्राइसेस जो आप आपकी बहुत ज़्यादा रेशियो से इंक्रीज़ कर रही हो, तो इसे हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है कि जब आपके कंट्री के अंदर चीज़ों की डिमांड बढ़ती है तो डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। तो डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइसेस बढ़ी हैं तो हम इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और कास्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है कि जब कास्ट ऑफ द प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर जाती है, लेबर वेज इंक्रीज़ कर रहा है, रॉ मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं। सो इन ऑर्डर टू मीट दोज एक्सपेंसेस बीइंग अ प्रोड्यूसर वी हैव टू इंक्रीज दी प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो इस वजह से जब कास्ट के बढ़ने की वजह से आपके पास प्राइसेस बढ़ती हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कास्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये सारा इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें थी।
अगर आपको इस चैप्टर के अंदर से कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का भी आप कोई क्वेश्चन करना चाहें, तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।